हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आधार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज अपन मेवाड़ के इतिहास को अगले चरण में लेते हुए मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र अमर सिंह की चर्चा करेंगे। और मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह की चर्चा चावंड से स्टार्ट करेंगे। चावंड के साथ साथ इस टॉपिक में जो विशेष बातें आएंगी वो देबारी का युद्ध, उटाला का युद्ध, या फिर मेवाड़ मुगल संधि, या फिर सर टॉमस रो की मुलाकात, या फिर चावंड उपचित्र शैली के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। अच्छे रोचक बातें जो एग्जाम से संबंधित है वो आपको बताई जाएंगी। तो दोस्तों, चर्चा करते हैं अब मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के इतिहास से। तो देखिएगा, महाराणा अमर सिंह या महाराणा अमर सिंह, सबसे पहली बात आती है इनका कालक्रम, कब शासक बनते हैं। तो इनका शासनकाल 1597 से 1620 ईस्वी तक रहता है। 1597 से 1620 ईस्वी। और इनका जो राजधानी बनती है, राजधानी महाराणा प्रताप की जो चावंड 1597 में जो राजधानी थी वही इनकी राजधानी रहती है। तो 1597 ईस्वी से लेकर 1615 तक इनकी जो राजधानी रहती है वो चावंड रहती है जी। चावंड उदयपुर, यस, चावंड उदयपुर इनकी राजधानी रहती है। और चावंड में ही इनका क्या होता है, राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक, यस, महाराणा अमर सिंह का राज्याभिषेक कहाँ हुआ, तो चावंड उदयपुर में ही हुआ। राजधानी चावंड कब से कब तक रही इनकी, 1597 से 1615 तक। आप अच्छे से जानते हो कि 1597 जो है, इस वर्ष महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी चावंड में। और वही राजधानी फिर किसकी रही है, महाराणा अमर सिंह की। अमर सिंह प्रथम है जी। इसके बाद एक अमर सिंह और भी होंगे, उनकी चर्चा आगे करेंगे अपन। तो देखिएगा, अब महाराणा अमर सिंह के ऐतिहासिक कालक्रम की चर्चा करेंगे। देखिए, आप अच्छे से जानते हो कि अकबर का जो कालक्रम रहा है, अकबर का शासन, वो 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक रहा है। और अकबर के बाद उनका पुत्र जहांगीर शासक बनता है। और जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेकर 1627 ईस्वी रहता है। अब देखिएगा, यहां पे इनका कालक्रम जो है ये 97 और 1620, ये इन दोनों के इर्द गिर्द में आता है। यानी अकबर के भी काल में और जहांगीर के भी काल में। आप अच्छे से जानते हैं कि जहांगीर का मूल नाम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर था। तो एक प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता कि समकालीन किसके हैं, यानी इसके समकालीन कौन कौन शासक रहे हैं। तो याद रखिए, अकबर भी है और जहांगीर भी है। ये बात आपको समझ में आई। देखिएगा, अब इस अकबर के काल में क्या होता है, अकबर के काल में महाराणा अमर सिंह के खिलाफ उटाला का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध, उटाला का युद्ध, यस, उटाला का युद्ध। पेपर में एक बार उटाला के युद्ध के बारे में तिथि पूछी गई है जी। उटाला का युद्ध हुआ है 1599 ईस्वी को, 1599 ईस्वी को। और ये जो उटाला है ये उदयपुर में पड़ता है। कहां पड़ता है, उदयपुर में जी। उटाला उदयपुर में पड़ता है। तो अकबर ने ये युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा, ये बात भी विशेष है। तो उटाला का युद्ध जो हुआ 1599 में महाराणा अमर सिंह और अकबर ने किसके नेतृत्व में लड़ा, तो अपने पुत्र जहांगीर के नेतृत्व में। यानी जो उटाला का युद्ध हुआ है ये किस किस के बीच हुआ, तो याद रखिएगा, महाराणा अमर सिंह प्रथम व जहांगीर, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के बीच। ठीक है, उटाला कहां पड़ता है, तो आपका जवाब होगा जी उदयपुर। कब लड़ा गया, 1599 ईस्वी को। अब उटाला के युद्ध में अकबर ने किसके नेतृत्व में युद्ध लड़ा था, अपने पुत्र जहांगीर के नेतृत्व में युद्ध लड़ा था। यह बात आपको याद रहेगी। अब देखिएगा, अब इसमें विजय कौन होता है, बात तो यह है ना कि इसमें विजय कौन हुआ जी, इसमें इनकी हार हो जाती है और ये इसमें
विजय हो जाते हैं, जीत जाते हैं। ठीक, इसके बाद 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है। 1605 में अकबर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु के बाद दिल्ली का जो बादशाह बनता है वो जहांगीर बनता है। कौन? जहांगीर बनेगा। इस जहांगीर के नेतृत्व में महाराणा अमर सिंह के खिलाफ पहला कौन सा अभियान लड़ा गया या कौन सा युद्ध हुआ? यानी अमर सिंह के खिलाफ जहांगीर का प्रथम अभियान कौन सा था? तो 1605 में ही था। और 1605 में होता है जी देबारी का युद्ध। कौन सा? देबारी। और देबारी आप अच्छे से जानते हैं कि देबारी उदयपुर में पड़ता है। देबारी का युद्ध होता है 1605 और ये देबारी पड़ता है जी उदयपुर में, उदयपुर। और देबारी का युद्ध जो होता है वो अमर सिंह यानी महाराणा अमर सिंह प्रथम, अमर सिंह प्रथम वे जहांगीर ने ये स्वयं नहीं लड़ा। जहांगीर ने साहबजादा परवेज खां के नेतृत्व में लड़ा था। यानी परवेज यानी किसके नेतृत्व में? युद्ध किसके नेतृत्व में हुआ था? तो याद रखिएगा शाहजादा परवेज के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में युद्ध हुआ? परवेज के नेतृत्व में। तो इस देबारी के युद्ध में भी जहांगीर को हार का मुंह देखना पड़ा और इसमें भी जहांगीर की जो सेना है शाहजादा परवेज के नेतृत्व में जो युद्ध लड़ा जाता है वो भी हार जाती है। और इसमें विजय कौन होते हैं? महाराणा अमर सिंह। कौन? महाराणा अमर सिंह। अब देखिएगा जहांगीर यहां देबारी के युद्ध तक ही नहीं रुका। जहांगीर ने बार बार महाराणा अमर सिंह को परेशान करना शुरू कर दिया और उसी का परिणाम स्वरूप हुआ फिर मेवाड़ मुगल संधि और महाराणा अमर सिंह को फिर अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। यानी इस जहांगीर ने अमर सिंह के खिलाफ कौन कौन से अभियान लड़े हैं या कौन कौन से अभियान अमर सिंह के खिलाफ किए हैं, तो उनकी चर्चा करें तो देखिएगा अगर जहांगीर ने अमर सिंह के खिलाफ की बात करें कौन कौन से अभियान हैं, जैसे जहांगीर द्वारा भेजे गए अभियान कौन कौन से, यानी किन किन को अमर सिंह के खिलाफ भेजा गया, यानी लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए अमर सिंह के खिलाफ किन किन को उतारा। तो याद रखिएगा इसमें 5 अभियान आते हैं। कितने? 5। पहला है शाहजादा परवेज के नेतृत्व में 1605, यहां पर भी हार हुई। इसके बाद है नंबर 2 पे महावत खां को भेजा, महावत खां, और महावत खां को इसके 3 साल बाद 1608 ईस्वी को। अब महावत खां के बाद 3 नंबर पे भेजा जाता है अब्दुल्ला को। किसको? अब्दुल्ला को। अब्दुल्ला को भेजा जाता है इसमें 1609 ईस्वी को। यानी शाहजादा परवेज को 1605 में भेजा, फिर महावत खां को भेजा और फिर अब्दुल्ला खां को भेजा। अब्दुल्ला खां को 1609 ईस्वी को भेजा जाता है। फिर चौथे जो अभियान क्रम में राजा बसु को भेजा जाता है, राजा बसु को, और यह भेजा जाता है 1611 ईस्वी को, 1611 ईस्वी को। इसके बाद अंतिम जो भेजा जाता है वो अजीज कोका को भेजा जाता है, मिर्जा अजीज कोका। ये इसका 5वां अभियान था और ये भेजा गया 1613 ईस्वी को। कब? 1613। तो देखिएगा पहला शाहजादा परवेज के नेतृत्व में 1605 को, फिर 1608 को महावत खां के नेतृत्व में, और फिर 8 के बाद 9 में अब्दुल्ला, और 11 में राजा बसु, और 13 में अजीज मिर्जा कोका के नेतृत्व में ये अभियान अमर सिंह के खिलाफ जहांगीर ने भेजे। ओके, बात समझ में आई? इसके बाद क्या हुआ? जहांगीर को पता चल गया कि ऐसे हाथ नहीं आने वाला, तो जहांगीर ने क्या किया? अब जहांगीर ने अपने पुत्र
शाहजहां के नेतृत्व में 1613 को अजमेर अभियान शुरू कर दिया। यानी अजमेर में सेना का पड़ाव डाल दिया कि जब तक अधीनता स्वीकार नहीं कर ले तब तक आप ये रहो। यानी जहांगीर भी आए और शाहजहां भी। अब जहांगीर और शाहजहां था, नेतृत्व कर रहा था शाहजहां। ओके, इसी का परिणाम स्वरूप होता है फिर महाराणा अमर सिंह जहांगीर के अभियानों से परेशान हो जाते हैं और परेशान होकर के मेवाड़ मुगल संधि के लिए तैयार हो जाते हैं और 5 फरवरी 1615 ईस्वी को मेवाड़ मुगल संधि हो जाती है अजमेर में ही। कहां? अजमेर में ही। कौन सी संधि? मेवाड़ मुगल संधि। तो मेवाड़ मुगल संधि की अब चर्चा करते हैं कि मेवाड़ मुगल संधि में क्या क्या बातें रही, कौन कौन सी विशेष बातें रखी गई और किन किन बातों को अमर सिंह को स्वीकार करना पड़ा। तो बने रहिए वीडियो में, अपन इसके बाद चर्चा करें मेवाड़ मुगल संधि की। अब देखें मेवाड़ मुगल संधि। मेवाड़ मुगल संधि जी, सबसे पहले ये कब होती है? तिथि याद रखिएगा, 5 फरवरी 1615 ईस्वी को मेवाड़ मुगल संधि होती है। ओके, अब ये मेवाड़ मुगल संधि किन किन के बीच होती है जी? महाराणा अमर सिंह, महाराणा अमर सिंह और जहांगीर के बीच। ओके, किसके बीच हुई? महाराणा अमर सिंह और जहांगीर के बीच। महाराणा अमर सिंह प्रथम है जी, इसके बाद एक अमर सिंह और भी होगा, ये बार बार बता चुका हूं। तो देखिएगा मेवाड़ मुगल संधि किन किन के बीच हुई है? महाराणा अमर सिंह और जहांगीर के बीच। इस मेवाड़ मुगल संधि में इस महाराणा अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। यानी मेवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की तो वो है मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह प्रथम। अब देखिएगा इस मेवाड़ मुगल संधि में कौन कौन सी विशेष बातें थी, कौन कौन सी बातें इसमें रखी गई हैं। तो देखिएगा जहांगीर ने इसमें क्या क्या बात रखी है। एक तो पहली बात तो ये रखी कि चित्तौड़ दुर्ग, ध्यान से सुनिएगा, कि चित्तौड़ दुर्ग महाराणा को सुपुर्द कर दिया जाएगा, सुपुर्द कर दिया जाएगा, परंतु उसका पुनर्निर्माण नहीं करवाया जाएगा। यह बात रखी कि भाई चित्तौड़ दुर्ग आपको दे दिया जाएगा परंतु बदले में उसका आप पुनर्निर्माण नहीं करवाओगे। ओके, यह बात पहली जहांगीर ने अमर सिंह के सामने रखी। अमर सिंह ने हां कर दी। इसके बाद दूसरी शर्त क्या रखी? दूसरी शर्त यह रखी कि मुगलों और महाराणाओं के बीच कोई भी वैवाहिक संबंध नहीं होगा। यानी इसमें सीधी सी बात है कि वैवाहिक संबंध नहीं होंगे। कहने को मतलब है यहां पे आपस में कोई मैत्रिक संबंध के लिए कोई शादी नहीं हो, जबकि मुगलों के साथ इससे पहले भी नहीं हुआ है और ना ही इन्होंने महाराणाओं ने ऐसा किया है, तो वैवाहिक संबंध भी नहीं होंगे। यह बात भी स्वीकार कर ली। इसके बाद क्या रखी? तीसरी शर्त यह रखी गई कि अमर सिंह की जो शाही सेना होगी उसमें 1000 घोड़े शाही दाग से होंगे, यानी 1000 घुड़सवार ही शाही दाग वाले होंगे। 1000 से ज्यादा घुड़सवार शाही सेना में नहीं होंगे। ये मेवाड़ मुगल संधि में महाराणा अमर सिंह की तरफ से बात, यानी ये 1000 ही घोड़े रख सकता है। यानी क्या बात रखी गई? शाही सेना में 1000 घुड़सवार होंगे, यानी इससे ज्यादा घुड़सवार नहीं होंगे, 1000 तक ही रख सकता है। ओके, नेक्स्ट बात क्या रखी जाती है?
4 नंबर, 3 बातें आ गई। 4 नंबर मेवाड़ मुगल संधि में क्या रखेंगे कि मेवाड़ के महाराणा का ज्येष्ठ पुत्र यानी इसका जो बड़ा पुत्र होगा वो मुगल दरबार में कार्यरत रहेगा और बदले में उसे 5000 मनसब दिया जाएगा। यानी महाराणा का बड़ा पुत्र है मुगल दरबार में प्रस्तुत रहेगा, बदले में उसे 5000 मनसब दिया जाएगा। यह बात रखती गई कि 5000 क्या दिया जाएगा? मनसब। यह थी चौथी शर्त मेवाड़ मुगल संधि की। तो अब 5वीं शर्त क्या रखी गई? 5वीं शर्त यह रखी गई कि महाराणा कभी भी दिल्ली दरबार में प्रस्तुत नहीं होंगे। महाराणा कभी भी मुगल दरबार में प्रस्तुत नहीं होंगे। यानी कहने का मतलब इनका पुत्र को ही रखा जाएगा, जबकि महाराणा को स्वयं नहीं रखा जाएगा। महाराणा स्वयं नहीं जाएंगे। कहने का मतलब महाराणा का बड़ा पुत्र होगा, जो ज्येष्ठ पुत्र, जो उत्तराधिकारी होगा, उसको ही दिल्ली दरबार में कार्यरत रखा जाएगा और बदले में 5000 मनसब दिया जाएगा। और महाराणा कभी भी मुगल दरबार में प्रस्तुत नहीं होंगे। फिर छठी शर्त क्या रखी गई? छठी शर्त यह रखी गई कि आगे से महाराणा या मेवाड़ और मुगलों के बीच कोई भी संघर्ष नहीं रहेगा। यानी महाराणा और मुगलों के बीच संघर्ष नहीं रहेगा। ये 6 बातें रखी गई। पहली बात क्या थी कि चित्तौड़ दुर्ग दे दिया जाएगा और चित्तौड़ दुर्ग का पुनर्निर्माण नहीं करवाया जाएगा। पहली शर्त ये थी। दूसरी थी कि कोई भी वैवाहिक संबंध नहीं होगा। तीसरी शर्त थी कि शाही सेना में 1000 घुड़सवार ही रखे जाएंगे। और चौथी थी कि महाराणा का ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़ा पुत्र और महाराणा अमर सिंह का जो ज्येष्ठ पुत्र था वो था कर्ण सिंह। कौन था? कर्ण सिंह। कर्ण सिंह यानी कर्ण सिंह ही मेवाड़ मुगल संधि के अंतर्गत पहली बार दिल्ली प्रस्तुत हुए थे। यानी मेवाड़ का प्रथम शासक जो दिल्ली दरबार में प्रस्तुत हुआ था वो था कर्ण सिंह। महाराणा अमर सिंह नहीं या अमर सिंह नहीं करेंगे। याद रखिएगा यही दिल्ली दरबार में प्रस्तुत हुआ है। यहां तो इसके ऊपर तो प्रतिबंध है ना कि वो महाराणा कभी भी मुगल दरबार में प्रस्तुत नहीं होगा, मुगल दरबार में उसको नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही साथ ये रखी गई कि महाराणा मुगलों के बीच आपसी संघर्ष नहीं रखा गया, यानी आपसी संघर्ष नहीं रहेगा। यह थी मेवाड़ मुगल संधि जो 1615 में हुई। दोस्तों 1615 में जब इनको चित्तौड़ मिल जाता है, क्या मिल जाता है? चित्तौड़। तो याद रखिएगा ये अमर सिंह जो हैं चित्तौड़ को ही क्या बना लेते हैं? राजधानी। चित्तौड़ इनकी क्या बन जाती है? राजधानी बन जाती है 1615 ईस्वी को। कब? 1615। और 1615 ईस्वी को अमर सिंह जो है ना वो चित्तौड़ को क्या बना लेंगे? राजधानी बना लेंगे। बात समझ में आई? अब देखिएगा, अब बात करते हैं इसी जहांगीर की। थोड़ा सा जहांगीर से बात करें तो 1615 की बाद 1616 की बात करते हैं। 10 जनवरी की बात, 10 जनवरी 1616 ईस्वी को जहांगीर की मुलाकात होती है सर टॉमस लो से। दोस्तों यहां से प्रश्न काफी बार ये पूछा गया है कि इनकी मुलाकात कहां हुई थी? अजमेर में हुई थी। कहां हुई थी? अजमेर में। किस दुर्ग में हुई थी? तो मैगजीन दुर्ग, जिसको अकबर का किला कहते हैं। अब बात करते हैं इसके अलावा जहांगीर की और सर टॉमस लो की मुलाकात। फिर बात अमर सिंह की रह गई कि अमर सिंह ने एक तो चावंड चित्र उपचित्र शैली का श्रवण काल माना जाता है। फिर बात ये पूछी जाती है रागमाला चित्रण तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चावंड उपचित्र शैली में रागमाला का चित्रण किसने किया है? तो वो बात भी अपन चर्चा करेंगे। तो इसके बाद चर्चा करते हैं अपन। अब देखें दोस्तों, नेक्स्ट बात आती है जहांगीर। जहांगीर से विशेष एक बात है
जो इतिहास में कालक्रम में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है कि 10 जनवरी 1616 ईस्वी को 10 जनवरी 1616 ईस्वी को जहांगीर की मुलाकात सर टॉमस रो से मैगजीन दुर्ग, आप अच्छे से जानते हैं कि इसी मैगजीन दुर्ग को अकबर का किला कहते हैं, इसी को दौलत खाना कहते हैं। दौलत खाना जो कहां है? अजमेर में जी, अजमेर में है। तो 10 जनवरी 1616 ईस्वी को जहांगीर की मुलाकात सर टॉमस रो से मैगजीन दुर्ग, अकबर का किला, दौलत खाना अजमेर में हुई। ये बात आपको ध्यान रख लेनी है जहांगीर से। यानी जहांगीर से अगर वो सर टॉमस रो वाली बात पूछे तो यहां पे अजमेर से क्वेश्चन काफी बार पूछा गया कि किस दुर्ग में हुई, तो मैगजीन दुर्ग में हुई, या फिर अकबर का किला, या फिर दौलत खाना। इसी को शास्त्रागार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शास्त्रागार। नेक्स्ट बात आती है दोस्तों अमर सिंह से। अमर सिंह प्रथम से और क्या विशेष बात है जी? अमर सिंह प्रथम से जो महत्वपूर्ण बात यहां पे बच जाती है वो है चावंड उपचित्तर शैली। क्या? चावंड उपचित्तर शैली। यस, चावंड उपचित्तर शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। स्वर्ण काल यानी महाराणा अमर सिंह प्रथम के काल को चावंड उपचित्तर शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। चावंड उपचित्तर शैली का स्वर्ण काल किसके काल को मानेंगे अपन? यस, महाराणा अमर सिंह के काल को। नेक्स्ट बात आती है कि इसी चावंड उपचित्तर शैली में, इस चावंड उपचित्तर शैली में 1605 ईस्वी को रागमाला का चित्रण हुआ है। किसका? रागमाला का चित्रण जी। इस रागमाला का चित्रण किसने किया? यह बात पेपर में काफी बार पूछी गई है कि चावंड चित्तर शैली में या उपचित्तर शैली में 1605 ईस्वी को रागमाला का चित्रण किसने किया है? तो दोस्तों यहां पर नाम याद रखना है। कई बार तो नाम आता है निसारदीन। क्या नाम आ जाता है? निसारदीन। जैसे एक बार सेकंड ग्रेड में निसारदीन नाम आया था, और निसारदीन नाम ना मिले ना तो इसी को कहते हैं नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन जी, निसारदीन ही क्या है? नसीरुद्दीन है। ठीक है ना, निसारदीन ही क्या है? नसीरुद्दीन है। तो यानी आपसे प्रश्न पूछे कि चावंड उपचित्तर शैली का स्वर्णकाल, तो हमारा जवाब होना चाहिए मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह प्रथम। और फिर अगर हमसे क्वेश्चन करे कि चावंड उपचित्तर शैली का या चावंड उपचित्तर शैली में रागमाला का चित्रण किसने किया है, तो निसारदीन या फिर नसीरुद्दीन ने। ओके, बात याद रहेगी। अब देखिएगा नेक्स्ट बात आती है इसी अमर सिंह से। इस अमर सिंह की 26 जनवरी 1620 ईस्वी को मृत्यु हो जाती जी आहड़ में। आहड़ पड़ता है उदयपुर। आहड़ कहां पड़ता है? उदयपुर। यानी मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह की आहड़ उदयपुर में 26 जनवरी 1620 ईस्वी को मृत्यु हो जाती है। आहड़ उदयपुर में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। अब आहड़ उदयपुर में मृत्यु होने के बाद यहीं पर आहड़ में इनका होता है दाह संस्कार। किसका? मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह का। और यहां पे बनी है इनकी छतरी। इनकी छतरी भी कहां पे है? तो आपको जवाब देना है आहड़ में। ठीक है, कहां है? आहड़ में। ओके, आहड़ में याद रखिएगा, यहां पे ये जो आहड़ में बाद में जितने भी महाराणा हुए हैं उन सभी का दाह संस्कार कहां होता था? आहड़ में होता था। तो ये मेवाड़ के महाराणाओं का शमशान घाट है, जिसे पता है किस नाम से जानते हैं? जिसे महासतिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महासतिया। यस, ये पर्सन इंपोर्टेंट है। अगर आपसे यूं पूछे कि महासतिया का है तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? आहड़ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आहड़। और आहड़ में प्रथम छतरी किसकी बनी हुई है? आहड़ में प्रथम छतरी यानी
प्रथम क्षत्रिय। आहड़ में जो प्रथम क्षत्रिय है वो महाराणा अमर सिंह की ही है, महाराणा अमर सिंह की। जबकि भव्य क्षत्रिय जो बात आएगी ना, सबसे भव्य क्षत्रिय संग्राम सिंह सेकंड की, संग्राम सिंह सेकंड की बात आगे चर्चा करेंगे। संग्राम सिंह से जब बात आएगी तो ये बात आपको याद रहेगी, ठीक है। इसके बाद देखिए, इस अमर सिंह के बाद इनका पुत्र राजा बनता है। किसके बाद? अमर सिंह के बाद। कब? 1620 को। 1620 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके बाद इनका पुत्र करण सिंह 1620 ईस्वी को शासक बन जाता है। कब? 1620 और 1628 तक शासक रहता है। यानी इसके बाद जो शासन रहता है वो कर्ण सिंह का रहता है। किसका? कर्ण सिंह का। यानी अमर सिंह का पुत्र है कर्ण सिंह 1620 में शासक बन जाता है। अब देखिए इस कर्ण सिंह से क्या क्या विशेष है। कर्ण सिंह ने एक तो जगमंदिर महल, जी ये जो जगमंदिर महल का निर्माण इन्होंने 1620 ईस्वी को करवाया। यानी कर्ण सिंह जब शासक बने तो 1620 ईस्वी में इन्होंने जगमंदिर महल का निर्माण करवाया। और ये जगमंदिर महल जो है ये पिछोला झील पर है, पिछोला झील पर, ठीक है, पिछोला झील पर बना है। इसी पिछोला झील पर एक और है महल, क्योंकि पिछोला झील पर 2 टापू हैं, एक टापू पे बना जगमंदिर और दूसरे पे बना है जगनिवास महल। ओके, ये बातें हम पहले भी कर चुके हैं, फिर से दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है। अब देखिएगा 1620 ईस्वी में जगमंदिर महल का निर्माण किसने करवाया? कर्ण सिंह ने करवाया। किसने? कर्ण सिंह ने, ठीक है। अब कब करवाया? 1620 ईस्वी में। कब करवाया? 1620 ईस्वी में, ठीक है। अब निर्माण शुरू किसने करवाया है? निर्माण तो करवाया है किसने? कर्ण सिंह। तो आप सोच रहे हो इसका नाम पे जगमंदिर कैसे पड़ा? चर्चा करेंगे, टेंशन मत लो। अब देखिए इसकी बात कर लेते हैं। जगनिवास का निर्माण करवाया है, आगे शासक होंगे जगत सिंह सेकंड, जो संग्राम सिंह सेकंड के पुत्र होंगे। और 1746 ईस्वी को इसका निर्माण करवाया गया था, जगनिवास का। जबकि हम बात कर रहे हैं कितने की? 1620 और 1628 के बीच की। अब देखिए यहां पर जो विशेष बात आती है कि 1620 में से इसका निर्माण करवा दिया गया, पर 1623 ईस्वी को ये जो जहांगीर है, इस जहांगीर का जो पुत्र है जिसका नाम शाहजहां, जिसका बचपन का नाम खुर्रम था, जहांगीर से उनका पुत्र शाहजहां विद्रोह करके मेवाड़ आ जाते हैं। और 1623 में इस शाहजहां को शरण कर्ण सिंह ही देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 1623 ईस्वी को शाहजहां को शरण दी। किसने दी? कर्ण सिंह ने, ठीक है। यानी इस कर्ण सिंह ने शाहजहां को 1623 ईस्वी को जगमंदिर महल में शरण दी थी। याद रहेगी बात, 1623 ईस्वी को। फिर बात आती है कि इसका नाम जगमंदिर कैसे पड़ा। तो एक शासक होगा जगत सिंह प्रथम, जो कर्ण सिंह का ही पुत्र है। किसका पुत्र है ये कर्ण सिंह का पुत्र है। कर्ण सिंह का पुत्र जगत सिंह जो है वो इसका कुछ पुनर्निर्माण करवाएगा जगमंदिर महल का। और जगमंदिर महल का पुनर्निर्माण करवा करके ये 1651 ईस्वी को इसका पुनर्निर्माण करवाता है और इसका नाम बदलकर इसका नाम रख देता है जगमंदिर महल। याद रहेगी बात? ओके, देखिएगा। अब ये तो बात थी इसको शाहजहां को शरण देने वाली बात, ठीक है, याद रहेगी ना। अब देखिए इससे कर्ण सिंह से एक हमने क्वेश्चन निकाला था कि कर्ण सिंह मेवाड़ के पहले शासक हैं जो मुगल दरबार में प्रस्तुत हुए थे। ये बात हमने पढ़ी है, यहां अमर सिंह में मैंने बात बताई है कि यानी मेवाड़ का पहला शासक जो मुगल दरबार में प्रस्तुत हुआ है तो वो कौन है? कर्ण सिंह है।
कौन है जी? कर्ण सिंह। अब इस कर्ण सिंह की स्थापत्य कला में और क्या क्या योगदान है उनकी अपन देखो थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि और क्या क्या योगदान है। यानी इस कर्ण सिंह ने स्थापत्य कला में क्या विशेष योगदान है और जहांगीर ने इस कर्ण सिंह के संदर्भ में क्या विशेष बातें रखी, इस पे देखेगा। देखिए, अगर हम कर्ण सिंह की बात करें, किसकी? कर्ण सिंह। तो कर्ण सिंह ने एक तो कर्ण विलास महल, कर्ण विलास महल, ओके, दूसरी है दिल खुश महल, दिल खुश महल। दिल खुश महल पेपर में पूछा गया है। एक है बड़ी दरी का बाग, बड़ी दरी का बाग या बड़ी दरी खाना भी बोल सकते हैं, बड़ी दरी खाना ये नाम भी है, ओके। अब ये बात ये ध्यान रखनी होगी कि पहली बात तो ये तीनों है कहां पे? कर्णविलास महल कहां है, दिलखुश महल कहां पे है, बड़ी दरी खाना कहां है? तो याद रखिए ये उदयपुर में ही है। कहां है तीनों? उदयपुर में। और इसका निर्माण किसने करवाया है? कर्ण सिंह ने करवाया, ओके। अब थोड़ी बात इस जहांगीर से और लेते हैं, देखिएगा किससे? जहांगीर से। जहांगीर ने क्या किया? यानी अमर सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अमर सिंह, किसकी? अमर सिंह और कर्ण सिंह। यानी इसके साथ तो मेवाड़ मुगल संधि हुई, ये मुगल दरबार में प्रस्तुत हुए। तो जहांगीर ने अमर सिंह, कर्ण सिंह, अमर सिंह और कर्ण सिंह के आदमकद चित्र बनवाए। आदमकद चित्र समझ रहे हो? यानी उनकी फोटो बनवाई, चित्र तरवाए उनके। तो जहांगीर ने अमर सिंह और कर्ण सिंह के आदमकद चित्र बनवाकर आगरा के किले के झरोखे के नीचे लगवा दिया था। कहां लगवा दिया था? और ये झरोखा जो है ना, इसको दर्शन झरोखा भी कहते हैं, दर्शन है झरोखा। याद रखिएगा, जहांगीर ने अमर सिंह और कर्ण सिंह के आदम का चित्र बनवाई, यानी उनकी फोटो बनवाई और आदम का चित्र बनवा करके आगरा के किले के दर्शन झरोखे के नीचे लगवा दिया। यानी उसको आता जाता कोई देखे कि भी इसने तो मेरी अधीनता स्वीकार की और इसने दिल्ली दरबार में हमारे कार्य किया था, ओके। ये बात थी मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह और उनके पुत्र कर्ण सिंह का इतिहास। तो दोस्तों इसी के साथ ऑल द बेस्ट, थैंक यू।